आपके पास आता हूँ। हेलो। हाँ लिंक भेजो या कॉल करिए क्या? नहीं नहीं 1:30 बजे 1:30 बजे भेज दीजिए। अनिल जी, इफ्स एंड बट्स इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं आ रहे। उन्हें पता है कि हम आपको क्या परोसने जा रहे हैं, उन्होंने फिक्स कर लिया है। राम मंदिर है, भावनात्मक कॉकटेल है, धर्म है, आस्था है, जेब में पैसे हैं, 5 किलो अनाज है और कुछ और रेवड़ियां भी हैं। तो उनका नैरेटिव सेट है बिल्कुल, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बल्कि हो सकता है कि इस बजट में हो सकता है मिडिल क्लास की एक लॉलीपॉप और आ जाए उनको, शायद टैक्स छूट में या कुछ और, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो शायद आपको थोड़ा सा आपको खुशियां दे देगा कि हाँ मुझे कुछ छूट मिल गई है। लेकिन वो कॉस्मेटिक ज्यादा होगा, रियल कम होगा। पर इंडिया गठबंधन को भी सामने कुछ परोसना होगा जनता के सामने कि मैं आप मेरी थाली में ये रखा है, ये एक बीजेपी की थाली है और ये इंडिया गठबंधन की थाली है। तो उस थाली में वो क्या देने जा रहे हैं सर, जिससे कि लोग प्रभावित हों उस नैरेटिव के द्वारा। अनिल जय। हाँ दिनेश जी, देखिए हम आपस में बहुत लोगों को जानते हैं, परिवारों को जानते हैं, और कई ऐसे अमीर परिवार होते हैं वो चाहें तो अपने बच्चों को लाखों रुपया महीना जेब खर्च दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते। उन्हें इस चीज का एहसास है कि अगर बच्चों को जेब खर्च ज्यादा देंगे, उल जलूल वो खर्च करने की आदत हो जाएगी, फिजूल खर्ची करेंगे, तो उनका भविष्य जो है वो नहीं बनेगा। मैं बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है कि वो अपनी फैक्ट्रियों में एक मजदूर की तरह उनसे काम कराते हैं ताकि उनको समझ बढ़े, उनको अनुभव मिले। अब हमारे देश में क्या हुआ है कि मोदी जी के हाथ में एक फार्मूला लग गया है। जैसे बॉम्बे में आप रहते हैं, बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहां पे एक आराम से ब्रदर हुआ करते थे। उन्होंने एक डरावनी फिल्म सी बनाई और वो फिल्म बड़ी हिट हो गई, करोड़ों रुपए उसने कमा लिए। तो वो फिर एक के बाद एक डरावनी फिल्म, भूत वाली, प्रेत वाली, तय खाने में भूत, पेड़ के ऊपर भूत, इस तरह की फिल्में बनाते चले गए। तो मोदी जी ने जो ये शौचालय का कार्यक्रम किया, तो मैं 2019 के चुनाव के इमीडिएटली बाद अगस्त में एक बार लखनऊ गया था, तो वहां पे एक थोड़ा सा सर माइक सामने ले लीजिए, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, माइक थोड़ा सा साथ ले लीजिए। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। नहीं माइक थोड़ा सा, हाँ कंटिन्यू। अच्छा जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि उसकी वजह से मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से बात की, वो अल्पसंख्यक वर्ग से था। मैंने कहा भैया आपने वोट कहाँ दिया? तो जैसे एक होता है कि अल्पसंख्यक वाले तो बीजेपी को नहीं देते, तो उसने कहा जी मैंने तो बीजेपी को दिया। तो मैंने कहा क्या कारण था, क्या आपने अच्छी चीज देखी वहां? बोले जी ऐसा है कि मेरे को तो शौचालय के लिए पैसे मिल गए और गांव में घर बनाने का पैसा मिल गया। तो मेरे को लगा कि यार ये तो जिसको कहते हैं हम कि शौचालय, और उसको हम बहुत ज्यादा नहीं मान रहे थे, लेकिन लोगों को ये चीज जो है इस पे असर करती है, प्रभावित करती है। और फिर मोदी जी ने देखा, जब से उन्होंने ये अपना 5 किलो अनाज देना शुरू कर दिया, एक लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा हो गया। और उस लाभार्थी वर्ग का आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा कि अलग से भाजपा के जो कार्यकर्ता थे टीम बना करके घूम रहे थे हर विधानसभा क्षेत्र में, और उनके पास सूची थी कौन कौन से इस विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी हैं, और उनको विशेष रूप से जाके संपर्क करते थे वो। तो ये एक राम से ब्रदर की तरह दिनेश जी एक फार्मूला लग गया है। देखिए हमारे देश के जो बड़े नेता थे, गांधी थे, वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, वो सब के सब भारतीयों को स्वावलंबी बनाने की बात करते थे, उनका स्वाभिमान जगाने की बात करते थे, और आर्थिक दृष्टि से समतामूलक और सामाजिक दृष्टि से समतामूलक समाज बनाने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे विषमता समाप्त हो। अब जो ये सरकार जिन नीतियों के ऊपर काम करती है वो ये चाहती है कि आर्थिक विषमता है वो बनी रहे, बेशक अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाए। और उसके उदाहरण है, सब जानते हैं, मैं क्या नाम लूं, 2 4 5 लोग इस देश में एक एक साल में 8 गुना उनकी पूंजी बढ़ जाती है। तो अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब रहे लेकिन वो मोहताज है। और गरीब को जैसे कहते हैं ना कि भाई एक इस तरह कहो कि मुझे हर महीने मिल जाएगा, जो शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उसको कहना नहीं चाह रहा,
कि हर महीने मेरे को कुछ मिलता रहे और वो इसमें खुश हो जाए। तो एक तो आपके पास आटा फ्री मिल गया, एक आपके पास डाटा सस्ता मिल गया। तो बस आप घर बैठो और यूट्यूब पे और फेसबुक पे और ट्विटर के ऊपर मोदी जी के गुणगान करते रहो, वाह मोदी जी करते रहो। और इस तरह का एक समाज, जिसको जो पुराने जमाने में होता था मालिक और गुलाम बिल्कुल आश्रित होता था मालिक के ऊपर, तो एक आश्रित समाज बनाने की एक प्रयास है। जिस तरह की जो आर्थिक नीतियां हैं, बजाय इसके कि लोगों को स्वावलंबी बना जाए, आत्मनिर्भर बना जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए। इस तरह तो सशक्तिकरण नहीं होता। सब जानते हैं कि सशक्तिकरण होता है जब आप बहुत आला दर्जे की शिक्षा बच्चों को देंगे। जिन भी देशों ने तरक्की की है, जापान हो या और दूसरे देश नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, आला दर्जे की शिक्षा जो है मुफ्त दी जाती है। और तेलंगाना में भी केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देने की बात कही गई है। तो बजाय उसके आप जोर दे रहे हैं कि आपको आटा फ्री मिल जाएगा, देखो भाई साहब आपको डाटा सस्ता मिल जाएगा, आपको ये रियायत मिल जाएगी, वो रियायत मिल जाएगी, 1000 रुपया महीना मिल जाएगा महिलाओं को, किसानों को मिल जाएगा 1000 रुपया महीना। तो उनको आप इंसेंटिव जो है स्वावलंबी और सशक्त बनने का नहीं दे रहे, और वो दिन भर ताश खेलो, अपना आटा खाओ और डाटा के ऊपर बात करो, यूट्यूब चलाओ, ट्विटर चलाओ। ये एक, मुझे लगता है एक सोची समझी एक नीति और लक्ष्य को लेकर के ये सारी नीतियां बन रही हैं। और इस तरह की नीतियां मतलब कहीं पे भी कोई भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। मेरा मानना तो ये है दिनेश जी। जी।